आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी दूँगा और एक टॉपिक भी हम लेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा हुआ है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियंस का आगमन। यूरोपियन का आगमन हिंदुस्तान के ऊपर। बहुत बार आपने ये सवाल देखा भी होगा और पहली चीज़ जो मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ, वो थोड़ा-सा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। काफ़ी सारे बच्चे यूरोपियंस का आगमन जो हुआ, जो यूरोपियन का आगमन हिंदुस्तान में हुआ, उसके पीछे बहुत सारे बच्चों को ये चिंता सताई जाती है कि ये जो आगमन हुआ यूरोपियन का खासकर हिंदुस्तान के ऊपर, वो क्यों हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? कब हुआ होगा? कहाँ पे हुआ होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो काफ़ी बार हमारे दिमाग में आता है और हमसे पूछा भी जाता है और यूपीएससी ने काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न मेंस के लिए भी पूछे हैं। और जब हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पढ़ते हैं, तो हमें एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो ज़रा याद रखिएगा। हम बताते हैं कि एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया वाज़ द रीज़न, उसके पीछे जो कारण था, वो था कुछ स्पाइसेस थे, कुछ बाकी की चीज़ें थी। तो यूरोपियन का आगमन हिंदुस्तान में जो हुआ, उसके पीछे आखिर मुख्य वजह क्या थी? क्या आप सब जानते हैं? बहुत सारे बच्चे बताएँगे कि हाँ सर हम जानते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा पता है कि आप हिस्ट्री प्रॉपर्ली उनके बारे में नहीं। यूरोपियनियों का आगमन हिंदुस्तान में आखिर क्यों किया गया? कारण क्या था? अब ज़रा देख लेते हैं हम। मैं जब ये लिख रहा हूँ, तो ये लिखूँगा कि यूरोपी यूरोप, ये प्लीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूरोपी व्यापारी कंपनियाँ, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, कंपनियों का भारत में आगमन। हाँ, देखिए मैंने हिंदी में एक शब्द ऐड कर दिया और अब मुझे ये लगता है कि मेरे से काफ़ी बच्चे इत्तेफ़ाक रखेंगे और काफ़ी बच्चे इसे मानते होंगे कि ऐसा हुआ होगा। मैं ये लिख रहा हूँ कि जो यूरोपियों का आगमन हिंदुस्तान में, भारत में हुआ, वो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, वो तो हम देख ही लेंगे। लेकिन अगर इस शब्द को थोड़ा-सा इस तरीके से ले लें, तो आपको क्या लगता है ये सही होगा कहना कि यूरोपीय व्यापारी, जो यूरोपियन व्यापारी थे, यूरोपियन व्यापारी कंपनियों का भारत में आगमन। तो यहाँ कंपनियाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो सही है। और वो क्यों सही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि असल में हिंदुस्तान में कंपनियाँ आई थी और उन कंपनियों के कारण हिंदुस्तान 1947 तक गुलाम बना रहा। जी हाँ, यहाँ पे मैंने जब आपको कल बताया था, मैं कौन-सी हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ अब। कल जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो मैं हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ ना, ये कौन-सी हिस्टोरियोग्राफी बनेगी भाई? ये बन रही है कॉलोनिज़्म वाली, जिसको कहा जाता है इम्पीरियलिज़्म। कल मैंने बताया था पहला शब्द। यहाँ मैं जो शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके पास एक बुक है, स्पेक्ट्रम, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 25 पे, स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 25 पे, बहुत बच्चे गलत करते हैं। स्पेक्ट्रम के पेज नंबर 25 पे, यानी कि अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो हमारे पास कुल मिला के काफ़ी सारी एडिशन है और कुछ तो मतलब एडिशंस पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एडिशन की लड़ाई नहीं है। हमारा मानना ये है कि आखिर
हमें पढ़ना क्या है, और हर किताब में सेम लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम की जितनी भी किताबें हैं। आप एक काम कीजिएगा, ये पेज नंबर 25 है। अगर आपको ये पेज नंबर से नहीं भी मिल पाया, हो सकता है कि आपके पास अलग बुक हो, मेरे पास जो किताब है वो अलग है। आप इसमें टॉपिक ढूँढेंगे, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यानी यूरोपियनों का आगमन भारत पे। तो इस तरीक़ा का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। मैं ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे बच्चे ये वाला पेज छोड़ देते हैं, ये वाला पेज छोड़ देते हैं। देखिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा हो, तो उससे आप काफ़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। मेरे पास है, सारे एडिशन वैसे मेरे पास हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बच्चे जो है 1857 की क्रांति जो हमारे पास लिखी हुई है, वो भी इसी बुक में दी हुई है। अपने इतिहास को वहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं। और 1857 की जो क्रांति है, वहाँ से वो ये मानते हैं कि जो भारत में आगमन हुआ, शुरुआत हुई, भारत जो है गुलाम बना, वो 1857 की क्रांति के बाद बना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हिंदुस्तान गुलामी में यहाँ से शुरू हुआ, जब यूरोपियन व्यापारी कंपनियों का भारत में आना शुरू हुआ। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच बता रही है। मैं फिर बता रहा हूँ कौन-सी अप्रोच पढ़ा रहा हूँ, इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच। और जो इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच कहती है, जो हिस्टोरियोग्राफी में लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं है। क्योंकि हम पढ़ने का हमारा ढंग बिल्कुल अलग होता है। जब मैं यूरोपियन का आगमन कहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? आज उसी बहुत इंटरेस्टिंग कथा क्लास होने वाली है। और प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शाम को 9 बजे 9 पीएम 9 पीएम मैं एग्ज़ैक्टली लाइव आता हूँ। 9 बजे मैं एग्ज़ैक्टली लाइव आता हूँ। ओजांग एनी टाइम लर्निंग यूट्यूब पे। ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, जहाँ पे मैं आपकी आंसर राइटिंग करवाता हूँ, उत्तर लेकर। आज मैं स्पेक्ट्रम का आंसर राइटिंग करवाने जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि जो-जो ये बच्चा क्लास मेरी देख रहा है, 9 बजे ओजांग एनी टाइम लर्निंग यूट्यूब चैनल पे 9 बजे एग्ज़ैक्टली मुझे मिलेंगे। जहाँ पे मैं आज स्पेक्ट्रम की काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और वहाँ पे हम आंसर राइटिंग करेंगे कि यूपीएससी ने कैसे प्रश्न स्पेक्ट्रम से पूछे। तो जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक, और मुझे उम्मीद है जो मैं आंसर राइटिंग आज करवाऊँगा, जिस बच्चे ने ये क्लास बहुत अच्छे से ली होगी, वो उन सब का उत्तर दे पाएगा और बहुत अच्छे से दे पाएगा। पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हम जब भी बात करते हैं कि आखिर जब भी हिस्ट्री की बात की जाए, यानी इतिहास की बात की जाती है, ये जो शब्द आता है ना पीरियड, ये वर्ड जो है, ये याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, पीरियड। इसका उल्लेख करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। हिस्ट्री पीरियड है, जैसे हम लोग मान लेते हैं, एक हमारे पास एंशिएंट है, दूसरा हमारे पास मिडाइवल है, और तीसरा हमारे पास मॉडर्न है। यानी एक प्राचीन है, एक मध्यकालीन है, और दूसरा हमारे पास आधुनिक भारत है। ठीक है? ये इस तरीके से है। तो 3 है। लेकिन अगर मुझे आप ये कहेंगे कि सर इनका कोई कांसेप्ट आप बताएँ कि परफेक्ट डेट क्या है? कि किस दिन ये शुरू हुआ और किस दिन ये खत्म हो गया? तो इसका कोई डेट नहीं है, ना ही कोई इसमें फिक्स आपको डेट दिखा सकते हैं, ना बुक में कहीं पे मेंशन किया है। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं पेज नंबर भी बता दूँ, 25 कहीं पे नहीं है। बुक ये लिखती है कि जो इतिहास के अलग-अलग भाग हैं और जो इसके काल हैं, यानी कि पीरियड्स, यानी कि जो समय रहा है, वो कभी भी ईज़ी नहीं होता है। यानी कि आप किसी को ईज़िली नहीं कह सकते हो कि कब एक समय समाप्त हुआ, कब प्राचीन इतिहास समाप्त हुआ और मध्यकालीन शुरू हुआ, और कब मध्यकालीन खत्म हुआ और आधुनिक भारत स्टार्ट हुआ। हाँ,
आप अंदाजा कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि प्राचीन इतिहास यहाँ से यहाँ पे समाप्त हुआ होगा और फिर उसके बाद मध्यकालीन आया और मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत आ गया। ये आप ऐसे काफ़ी सारे बच्चे इस तरीके से कह देते हैं और ये सही भी है। क्योंकि अगर आप कोई डेट बता रहे हो, क्या आपके पास कोई ऐसी डेट है, जहाँ पे आप क्लियरली ये बता पाएँ कि हाँ सर ये डेट थी और इस समय जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। मुझे नहीं लगता ऐसा है, अगर आपको लगता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बुक की। बुक में एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको आई होप आप मुझे इसको पढ़ पाएँ और हिंदी माध्यम वालों बच्चों के लिए ये बुक अपने हाथ में होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ये क्लास ले रहे हैं, तो आपके पास अपनी एक बुक होती है हिंदी की जो आपको और उसको अंडरलाइन करना है कि हम कौन-सा पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछता है और इसी की आंसर राइटिंग भी आज करवा दिया। यहाँ पे मैं जब पढ़ पा रहा हूँ, तो वो मुझे ये लाइन बाय लाइन कह रहा है कि हम ये मानते हैं, यानी कि बुक कहती है कि प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो और आधुनिक भारत हो। देखिए ये लिखा हुआ है बुक में। हिस्ट्री हमेशा, यानी इतिहास हमेशा चलता रहा है, यानी कि चल रहा है, क्योंकि हम आज भी मानते हैं कि इतिहास चल रहा है। आज का दिन कल हमारे लिए इतिहास हो जाता है। इसलिए ये कहना कि कौन-सा समय कब रहा है, ये बहुत ही मुश्किल है। ये बुक कहती है, हिस्ट्री कभी भी, यानी इतिहास कभी भी इन तात्पर्यों को, यानी कि इन शब्दों को नहीं मानती है। ये बुक में लिखा हुआ है। लेकिन जब भी मेरी बच्चे से बात होती है ना, फट से कहेगा वो, "सर ये डेट है और इस डेट को हुआ है।" बाबा ऐसा है ही नहीं। तुम हिस्टोग्राफी नहीं जानते हो और यूपीएससी में ऐसी चीज़ें ही तो पूछी जाती हैं बेटा। आप लोगों को ये कहना चाहिए अंदाज़े के तौर पे लिया गया है। किसी को कुछ पता नहीं। पंजाबी में एक कहावत बहुत अच्छी बोली जाती है, कख पता नहीं। तो कख पता नहीं का मतलब होता है कि आप लोग मान लें कि आपको अभी कुछ पता नहीं है। जब हमें क्लैरिटी आ जाएगी, जब हमें क्लियर हो जाएगा कि ये समय में ये हुआ है, तब आप कह सकते हैं। मेरे लिहाज से अभी ये कहना कि समय ये रहा होगा, हाँ, हम मानते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत या विश्व का जो इतिहास रहा है, ये अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। लेकिन इसको अंदाज़े के तौर पे लिया गया है। कोई परफेक्ट डेट नहीं है कि 26 तारीख की, महीना जो था वो अप्रैल का था और 2005 में जो है प्राचीन इतिहास खत्म हुआ और मध्यकालीन, ऐसा तो है नहीं। तो डेट कोई फिक्स नहीं है इसमें। पहली चीज़ ये दिमाग में रखें, ये बुक लिखती है और बुक बोलती है हिस्टोरियोग्राफी। यानी यहाँ पे हम इम्पीरियलिस्टिक अप्रोच पढ़ रहे हैं, दोनों में हो सकता है, ये कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसको थोड़ा-सा और आगे लेके चलते हैं, एक शब्द और जो है वो जो मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि यूरोपियन के आगमन से, प्लीज़ समझिएगा, यूरोपियन के आगमन से, देखिएगा ये शब्द बहुत उल्टा-सीधा काफ़ी बार लोग यूज़ कर लेते हैं और यूट्यूब पे मैंने ये काफ़ी ये वर्ड यूज़ किया है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो है, यूरोपियन के आगमन से यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई। अब अगर यूपीएससी ये जस्टिफाई करने के लिए डाल देना तो बुरा हालत हो जाएगी। क्या यूरोपियन के आगमन से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है? विश्लेषण कीजिए 250 शब्दों में। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि शायद होती होगी, आधे कहेंगे कि नहीं होती होगी। अब ये होती न होती का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप ऑथेंटिक हैं, क्या आपको इसके ऊपर स्पष्ट है कि ऐसा हुआ? और देखें ये पढ़ना होता है, ये यूपीएससी की डिमांड, कहानियाँ सब पढ़ लेते हैं। आखिर हमने जो चीज़ें ढूँढनी होती हैं, जो समझनी होती हैं, वो ये हैं बेटा। एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो है, यूरोपियंस का आगमन जो हुआ, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ये शब्द आपको ढूँढना है। और कल प्री में भी ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो उस समय आपकी कला, आपका दिमाग, ये समझना चाहिए कि ये सही है या गलत है। नहीं, ये उत्तर बिल्कुल गलत है। इसका कारण ले लेते हैं, यानी यूरोपियन के आगमन से आधुनिक भारत की शुरुआत नहीं हुई।
अब आप बोलेंगे सोहेल सर प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ के लिए आपके पास बुक भी है, पेज नंबर 25 में भी लिखा हुआ है और मैं खुद भी इसको प्रूफ कर सकता हूँ। देखें, मैं ये मानता हूं कि मध्य यानी आधुनिक भारत से पहले हमारे पास 2 काल हुए होंगे। एक है एंशिएंट यानी कि प्राचीन इतिहास, दूसरा हमारे पास है मिडाइवल यानी कि मध्यकालीन और तीसरा आता है हमारे पास मॉडर्न। समझिएगा बहुत अच्छे से, ये 3 ही तो है हमारे पास, मान के चलते हैं। अब ये मुझे ये कह रहे हैं, आपका मतलब ये क्वेश्चन ये बनता है कि यूरोपियन के आगमन से हिंदुस्तान जो है वो आधुनिक बन गया, मॉडर्न बन गया। तो बाबा फिर मिडाइवल का क्या रोल था? क्या हम नहीं मानते हैं कि जब मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा हूँ, समझिएगा, तो सेकंड क्लास में मैं तभी जाऊंगा ना जब मैं फर्स्ट क्लास को पास करूंगा। समझिए, ये वैसा ही है। मध्यकालीन की काफी सारी चीजें आधुनिक भारत में की गई हैं और जब आधुनिक भारत की शुरुआत हुई तो तब मध्यकालीन भी साथ साथ में था। समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताऊं। मिडाइवल पीरियड की अगर हम बात करते हैं, क्या आप नहीं जानते यहाँ पे जो समय रहा है वो इस्लामिक समय रहा रहा ना भाई? इस्लामिक रूल भी था। ज्यादातर हम ये इस्लामिक रूल को ही देते हैं क्योंकि उस समय मुगलों का या सल्तनत का ऐसा समय रहा। क्या उन्होंने आगमन नहीं किया? क्या उन्होंने यहाँ कला और वास्तुकला नहीं की? मॉडर्न शब्द का मतलब होता है आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी लेके आ गए, क्या इन्होंने नहीं लाई? तो ये कहना कि हिंदुस्तान यूरोपियन के आगमन के बाद आधुनिक बना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे पहले भी हिंदुस्तान बहुत सारी चीजें किया करता था, लेकिन हम ये इसको किसी और शब्द में ले रहे हैं। अब इसका आंसर जो सही बनना चाहिए ना वो ये है, जो मैंने इससे पहले लिखाया, यूरोपियन कंपनियों का आगमन भारत में, तो ठीक है। अगर कंपनियां वर्ड यूज कर रहा है वो, आपको कंपनी वर्ड यूज करना है, तो फिर ये मैं मानता हूं कि ठीक है, ये आधुनिक भारत में हुआ। कंपनियां जो है वो ज्यादातर इसी समय में आई है। अगर आप ये लिखते हैं यूरोपियन के आगमन से आधुनिक भारत बना, तो बिल्कुल गलत है। एक शब्द कितना डिफरेंस ला सकता है। कंपनियां आई हैं, कंपनियां, और बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, एक कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनी। तो हम मानते हैं कि मध्यकालीन में इस्लामिक रूल था, और मुझे तो ये लगता है मध्यकालीन की ही वजह से आधुनिक भारत बना, नहीं तो नहीं बनता। आधुनिक शब्द ही नहीं आता। इसका मतलब है मध्यकालीन और आधुनिक जो शब्द हैं वो बहुत आपस में जुड़े हुए हैं। इनको अलग अलग आप नहीं देख सकते हिस्टोरियोग्राफी के मुताबिक। अब जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी, खोज। हिंदी में कहेंगे खोज करना। भाई ये वाला जो पार्ट समझेगा ना, वही समझेगा कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का इंडिया में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। खोज के बारे में एक शब्द पढ़। खोज में एक कंट्री है जिसको हम रोमन कहते हैं, रोम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति सब जानते हैं। रोमन कहते हैं कि रोम का जो विशाल साम्राज्य था, अंपायर था, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य जो था रोम का, उसका पतन हो गया। और पतन कब हुआ, डेट आपको याद रखनी है, 7वीं शताब्दी में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग अपने आधुनिक भारत के बारे में बात करेंगे। रोम के एम्पायर का, रोम की बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का पतन होता है 7वीं शताब्दी में। मुझे पूरा यकीन है कि किसी को भी ये नहीं पता। अब यहाँ पे देखिए 7वीं शताब्दी लिखा जाता है, कोई फिक्स डेट नहीं। रोम खत्म हो गया। आज तो वैसे बहुत बड़ा है रोम। एक ज्यादातर मैं रोम के बारे में आपको एक जानकारी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। रोम असल में गिरजा गिरजाघर जो होते हैं, चर्च वगैरह, उनके लिए जाना जाता है। यहाँ पे पॉप वगैरह बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े
फादर वगैरह जिन्हें कहा जाता है, बहुत पावर होता है इनके पास। तो रोम का पतन 7वीं शताब्दी में हो गया, खत्म हो गया रोम। अब रोम का खत्म होना अरब के लिए फायदा होगी। वोट को वोट बाय वोट समझिएगा। रोम के पतन से किसको फायदा हुआ? बुक में लिखा हुआ है, आपने कभी नहीं सुना हो। रोम के पतन से सबसे ज्यादा फायदा अरब को हुआ। सुनिएगा, क्योंकि हम मध्यकालीन में पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा ना, मध्यकालीन में इस्लामिक रूल ज्यादा था, तो अब आगे ना कैसे हुआ, तो आप कहेंगे मध्यकालीन में जो शासन था वो मुसलमानों के पास रोम के पतन के बाद, क्योंकि रोम का पतन 7वीं शताब्दी के बाद अरब के हाथों में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कहीं हिंदुस्तान, अब सवाल अगर यूपीएससी थोड़ा सा एनालिटिकल कर ले तो सोचो आप कितने फंस जाओगे। क्या मैं ये मान लूं, यूट्यूब, डू यू एग्री, क्या आप मानते हैं, डू यू एग्री, क्या आप मानते हैं the decline of the Roman Empire in 17th and 7th century became the reason for the advent of the European company in India? कोई नहीं लिख पाएगा। मैंने सवाल ये बोला, क्या आप मानते हैं रोम के पतन रोम के पतन के बाद 7वीं शताब्दी में रोम के पतन क्या ही एक मुख्य कारण बना जिसकी वजह से हिंदुस्तान यूरोपियन के आगमन के अंदर आ गया? अब सवाल, बच्चा परेशान हो जाए कि रोम तो हमारे यहाँ पे था ही नहीं, रोम को तो हमने क्या करना था। लेकिन क्योंकि एनालिटिकल अप्रोच करके वो आपसे पूछा है, क्योंकि रोम के बाद सबसे ज्यादा विशाल साम्राज्य अगर किसी ने बनाया था वो अरब के लोग। जी हाँ, 7वीं शताब्दी के बाद अरब ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर। अब अरब ने जो विस्तार किया वो किस तरीके से किया, जरा ये देख लें। कहां कहां पे किया? 2 जगह, इजिप्ट में और उसके बाद आपका रशिया में। 2 एरिया लिख लीजिए, 2 एरिया बहुत महत्वपूर्ण। पूरा इजिप्ट और रशिया, इस पे कंट्रोल कर लिया अरब ने। तो आप कहेंगे सर हम वहां कहाँ जा रहे हैं, हमें तो अपने भारत के बारे में बात करनी है ना, वहीं आऊंगा। लेकिन तभी कहा ना कि कोई बंदा सीधे डायरेक्टली आपको डेट नहीं बता सकता कि आखिर आधुनिक भारत की शुरुआत हुई कैसे। आपको रोम में जाना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे। और आपने भी खुद कभी सोचा नहीं होगा कि यार ऐसा भी है क्या। हम शुरू क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा आधुनिक भारत मन में आता है, दिमाग में भी आता होगा, तो अब 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे को फांसी हुई और ये हो गया। नहीं बेटा, यूपीएससी की शुरुआत करने के लिए तभी कहते हैं कि सही ढंग और सही रणनीतियों का होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखेंगे कि अरब इजिप्ट के ऊपर और प्रशिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल क्या कह सकते हैं कि सारा अपने अंडर कर लिया। ये 7वीं शताब्दी की बात हो रही है बेटा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं। अब समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द यहां पे आएगा और ये वाला पॉइंट अगर आप समझ पाए तो आपको पता चल जाएगा। अब उस समय हम मानते हैं जो इजिप्ट और प्रशिया था, इनका हिंदुस्तान के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन था। क्या था भाई? भारत के साथ कनेक्शन था। लेकिन जैसे ही ये अरब के अंडर गए, अरब ने ले लिया, तो अब आप ये कहेंगे कि अब इंडिया के साथ, भारत के साथ यूरोपियन का जो कांटेक्ट था वो खत्म हो गया। डिक्लाइनेड लिखेंगे, यानी रोम के पतन के बाद यूरोपियन मुल्कों का हिंदुस्तान के साथ सारा कारोबार खत्म हो गया, क्योंकि अरब बीच में आ गया। अब कहानी जरा इस तरीके से बनती है। कल तक हम ये मानते हैं ये है भारत, ठीक है, ये था यूरोप।
तो डायरेक्ट यहाँ पे बिज़नेस हुआ करता था। इसको हम डायरेक्ट बिज़नेस कहेंगे। लेकिन रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद, रोमन एम्पायर का जब पतन हो गया, तो अब क्या हुआ? 7th सेंचुरी, ये याद रखिएगा, डिक्लाइन। क्या हुआ भाई? अब यहाँ पे इस तरीके का आपको फिगर देखने को मिलेगी। यहाँ पे है इंडिया, बीच में आया अरब और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूरोपियन कंट्री। देखें, अब अरब जो है, वो सेंटर में है। भाई देखिएगा, समझिएगा। और अब हिंदुस्तान से जो भी सामग्री निकाली जाएगी, माल निकाला जाएगा, वो अरब के पास पहले जाएगा और अरब यहां से यूरोप में बेचेगा। तो भाई अब अरब को हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट, यानी बीच वाला, मेन बंदा। अब हिंदुस्तान अरब की वजह से यूरोपियन लोगों के साथ जुड़ा है। अगर अरब नहीं चाहेगा तो यूरोप के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारत उस समय किन चीजों के लिए जाना जाता है, जरा वो पहले जान लें। देखिए, सबसे पहले मसालों के लिए, स्पाइसेस वगैरह हो गए। उसके बाद आपका सिल्क वगैरह हो गया। उसके बाद आपका कॉटन हो गया। अरे बाबा, ये सारी चीजें यूरोप को चाहिए ना। ये सारी चीजें यूरोप में डिमांड थी। ये डिमांड यूरोप की थी। लेकिन अब अरब क्या काम करेगा? ये भारत से खरीदना शुरू कर देगा और पहले यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ से यूरोप को ये कहेगा कि आपको यहाँ से, हमसे ये खरीदना है, भारत से नहीं। तो यहाँ पे वो डबल पैसा कमाना शुरू कर देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कैसे बीच में घुस गए। और उसके बाद इन लोगों ने, अरब ने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कब्जा किया, एरिया अरब ने लिया, उसको कहा जाता है रेड सी। यानी इन्होंने समुंदर के इस एरिया को अपने अंडर कर लिया। यही वो रास्ता था जो भारत को यूरोप के साथ जोड़ता था। लेकिन अब ये अरब के पास, इसको कहा जाता है मोनोपोली। यानी इसके ऊपर पूरा जो कंप्लीट रूल किया किसी ने, वो अरब ने किया। तो यूरोप के बीच में एक दीवार बन गई। अब कौन बच्चा ये कहेगा कि सर आधुनिक भारत जो है मध्यकालीन भारत के मध्यकालीन के खत्म होने के बाद आधुनिक भारत नहीं। यार असल में मुझे ये लगता है कि मध्यकालीन की आधी चीजें आधुनिक भारत में है। इस समय जो अरब का पढ़ा रहा हूँ वो आधुनिक भारत में तो आएगा नहीं, तो मध्यकालीन में ही है ना आधा। और जब रेड सी को इन्होंने अपने अंडर कर लिया, यहाँ पे इन्होंने बहुत पैसा, इस रेड सी से कहा जाता है मिलियन ऑफ पैसा जो है इन्होंने अब कमा रहे हैं। भाई आप खुद सोचो, जो सामान यहाँ से जा रहा है, सबसे पहले वो अरब के पास पहुंचेगा और अरब से जो है वो दूसरे देशों तक पहुंचेगा। यानी हिंदुस्तान के लिए अब कोई और यूरोप नहीं है, अरब ही सब कुछ है। और अरब नहीं चाहता था कि यूरोप के लोग डायरेक्ट हिंदुस्तान से मिले। एक बहुत अच्छा मौका था और यूरोप के लोगों को गुलाम बनाए और यहाँ से भारत के लोगों को गुलाम बनाए और बीच में मैं खुद रहूं। तो आप समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं, अब मैं ये कौन सी अप्रोच पढ़ा रहा हूँ देखिएगा, ये इंपीरियलिस्टिक अप्रोच है, जब अपना फायदा वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर हद तो तब हो गई कि ये तो अरब ने सिर्फ पानी के रास्ते को नहीं, रेड सी एक, और उसके बाद सर दूसरी चीज जो है, लैंड रूट भी जो थे वो भी अपने ही अंडर कर रखे थे। हद हो गई। यानी यूरोपियंस के लिए हिंदुस्तान में आना असंभव दिख रहा। अगर सवाल यूपीएससी ये पूछे, हिंदुस्तान के ऊपर यूरोपियन व्यापारियों का आगमन का मुख्य कारण अरब था, तो मुझे लगता है सही आंसर है। सोचो, अगर अरब ने उनको तंग ना किया होता तो आगमन ही ना करते। वो तंग आए अरब से और उन्होंने उनके ऊपर आगमन कर दिया।
अब वो जले हुए थे अरब से और फंसे हम लोग। क्या आप मानते हैं कि यूरोपियन का आगमन हिंदुस्तान पे इसलिए हुआ क्योंकि अरब ने उनको कोई मौका नहीं दिया? अगर उनको खुला छोड़ दिया होता, आगमन नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है। ये सवाल बन सकता है। क्या आप मानते हैं? डू यू एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट the advent of the Europeans in India was due to because of the Arab monopoly on the Red Sea route and the land route became the reason for the colonization in India. क्या आप मानते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर यूरोपियन कंपनियों का आगमन इसलिए किया गया कि किसी तरीके से अरब को हटाया जाए और वो ही एक मुख्य कारण बनता है हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए? मुझे तो लगता है सही है। जी हाँ। और ये लैंड रोड भी ले लिए। अब जब आपसे कोई आपकी सारी चीजें खींच ले, तो भाई आपके पास क्या उत्तर रह जाता है? आप भी थोड़ा हाथ पैर मारेंगे ना। अब यहाँ पे हम देखिएगा, हिंदुस्तान ने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे यूरोपियन जो लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, विल फाइंड न्यू वे। अब यहाँ पे जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, वो नया रास्ता ढूंढने की खोज में लग गए, क्योंकि वो किसी तरीके से अरब को बीच में से हटाना चाहते। तो सोचो, मैं वही सवाल आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अरब का ये गलती करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया। और लेकिन इन्होंने देखिए आगमन ऐसे नहीं किया। सबसे पहले यूरोप में 15वीं शताब्दी में, समझिएगा बहुत अच्छे, 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक रेनेसां आता है। इंडिया में भी 19वीं शताब्दी में आया था ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिसको कहा जाता है समाजी और धार्मिक तब्दीली लाई गई। यूरोप में 15वीं सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में समाजी और धार्मिक तब्दीली लाई गई। लोगों को पढ़ाया गया, पहले एजुकेशन दी गई, फिर लोगों को समाज के बारे में बताया गया, लोगों को आर्थिक नीतियों के बारे में बताया गया, लोगों को धर्म के बारे में बताया गया। ये यूरोप में भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे ही खाली हुआ। पहले यूरोप में आया, फिर हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो जरा देखिए। यहाँ पे समाजी और धार्मिक तब्दीली की वजह से इन लोगों को जो सबसे ज्यादा फायदा मिला, इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा जो मिला, वो मिला टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ इनको एक ऐसा एजुकेशन दिया गया जिसकी वजह से इन लोगों ने नई नई चीजें, जैसे कि किन किन चीजों का इन्होंने, रेनेसां, आप देखिएगा, आप ये कह सकते हैं कि रेनेसां ये कारण बना। इन लोगों ने सबसे पहले क्या बनाया भाई? मैप बनाया, क्योंकि इनको नया रास्ता ढूंढना था, अरब तंग कर रहा था इनको। फिर इन्होंने, आप देखिएगा, कंपास बना दिया। वाह! यानी कि जो डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है। अब और सबसे अच्छी चीज सर, इन्होंने शिप बनाना शुरू कर दिए, यानी कि अपने ही बड़े-बड़े जहाज बनाना इन्होंने शुरू, क्योंकि इन्होंने बहुत बार अरब को ये कहा कि हमें डायरेक्ट, यानी कि सीधा हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने जमीनी रास्ता, ना ही समुद्री रास्ता छोड़ा। फिर इनके पास एक ही कारण बचता था कि अपने समाज को पढ़ाएं, अपने समाज को लोगों को बताएं, और फिर जाके कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान या और बाकी देशों से जुड़ेंगे। तो क्या मैं मान लूं, जो यूरोप में रिनासा आया, यूरोप में जो तब्दीली आई, समाजी है या धार्मिक तब्दीली आई, वही एक मुख्य कारण बना हिंदुस्तान के ऊपर आगमन करने का। लेकिन करवाने के पीछे किसने करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, ये अरब की वजह से, याद रखिएगा। और उसके बाद ये कहता है कि जब इन लोगों के यहाँ पे रिनासा वगैरह की चीजें आ गई, चेंज आ गई, काफी सारी चेंज आई रिनासा की वजह से, यूरोपियन लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें बनाना शुरू कर दी। अब एक लग्जरियस लाइफ हम जीना शुरू कर दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई। उन्होंने वहां पे
एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, यानी एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया तो पैसा आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे अब इन लोगों को लगा कि हमें नया रास्ता ढूंढना चाहिए। फाइंड आउट न्यू रूट, हम नया रूट ढूंढेंगे, नया रास्ता। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था क्योंकि अरब के लोग ऐसा करने नहीं देते। अब सबसे ज्यादा जो उस समय किसी को चिंता खाई जा रही थी कि हिंदुस्तान के साथ हमें जुड़ना है, उसका नाम आप लिखिए, उसका नाम था प्रिंस हेनरी। ये पुर्तगाल का था। इसका ये मानना था कि वो दिन कब होगा जब हम भारत के साथ जुड़ेंगे। इनका नेम अगर आप देखेंगे तो ये नेविगेटर रखा गया है, जो रास्ता दिखाता है, नेविगेटर कहा जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे वहां पे एक पॉप थे, यानी कि बहुत बड़े, यूरोप की ही बात कर रहा हूँ, पुर्तगाल में। उस पॉप का नाम भी लिख लें अगर तो आपको चलेगा, नेकोलस था। नेको, पूरा नाम लिख लीजिएगा, NICHOLAS, नेकोलस। नेकोलस 5 कहा जाता है। इसने परमिशन दे दी, ये पॉप था, बहुत बड़ा था। इसने प्रिंस हेनरी को परमिशन दी कि जाओ तुम रास्ता, ठीक है, तुम्हें मैं इजाजत देता हूं कि तुम्हें रास्ता ढूंढ लो। और उस समय उनको कुछ बुल वगैरह दिए थे। बुल हम जो कहते हैं कि चलने के लिए यातायात कुछ दिया कि तुम किसी तरीके से रास्ता ढूंढो। लेकिन ये पूरा हो नहीं पाया, और क्योंकि इस्लाम जो है चाहता नहीं था कि ऐसा हो, और प्रिंस हेनरी जो है वो इसी ख्वाब में ही मर गया कि हिंदुस्तान को ढूंढूं, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया। समय फिर बीतता गया, कुछ नए लोग आए प्रिंस हेनरी के बाद। तो प्रिंस हेनरी के बाद अगर आप देखेंगे, दो मुल्कों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि हिंदुस्तान के साथ जुड़ें। एक हो गया पुर्तगाल और दूसरा हो गया स्पेन, और ये कामयाब भी हुए, पुर्तगाल, स्पेन। और अगर आप देखेंगे, पुर्तगाल और स्पेन जो है उन्होंने आपस में काफी सारा हिस्सा बांट लिया। काफी सारा हिस्सा बांटने का मतलब ये है कि स्पेन ने कहा कि ये एरिया हमारा है, और पुर्तगाल ने, बाद में तो ये एक ही हो गए। लेकिन उसके बाद कहानी पुर्तगाल और स्पेन की यहाँ पे शुरू होती है कि 1487 की बात कर रहा हूँ, 1480 की बात करीबन है। इनका एक नेविगेटर था, ये पुर्तगाल का नेविगेटर था, जिसका नाम था ब्रेथलोमीवा ड्यू डियास, पूरा नाम इनका है, ब्रेथलोम्यू डियास। ये पहला आदमी है जिसने रास्ते की खोज करने की शुरुआत की, और एक रास्ते पे पहुंचा जिस रास्ते का नाम था कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका। लेकिन ये यहीं तक आ पाया, और उसके बाद ये भी इस दुनिया से चल बसा, और इस जगह को पूरी तरीके हिंदुस्तान तक पहुंच नहीं पाया। अब देखिएगा, ये है नेविगेशन। अब देखिए, ये यहाँ का एरिया में बता रहा हूँ, इस तरीके से चल रहे हैं ये लोग। ये ऐसे लोग ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से आएंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो इन्होंने बड़े अलग अलग रास्ते अपनाए, क्योंकि अरब इनको डायरेक्टली आने नहीं देते। यहाँ से कहीं ना कहीं ये घूम के जो है भारत की ओर आए हैं इस, और यहाँ आके कहीं ना कहीं ये जो म्यू था, ये यहाँ पे आके थक गया या मतलब नहीं जा पाया। और इसका, इस जगह का नाम अगर आप देखेंगे, कैप ऑफ गुड होप, यानी कि उम्मीद का रास्ता, इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया। लेकिन उसके 10 साल के बाद फिर से शुरुआत हुई, और उसके बाद वास्को डी गामा जो थे, वो तो हम पढ़ेंगे अलग भी इनका पूरा। उन्होंने इस रूट को ही अपना के जो है हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और हर जगह जहां-जहां से वो आए वो निशान लगाते हुए आए, और फिर बाद में उन्होंने हिंदुस्तान में, यहाँ अराइवल उनका हुआ था, वास्को डी गामा,
गुजराती एक पायलट भी था उनके साथ जिसका अब्दुल माजिद नाम कहा जाता है। ये 1498 की बात है, जब वो यहाँ पे पहुँचे। तो काफ़ी समय जो है लग गया और वहाँ पे उनको ज़ैमरैन मिलता है। वो हिंदू एक कोलकाता का उस समय बहुत ही बड़ा जो है राजा हुआ करता था। और इस तरीके से वास्को डी गामा आ जाते हैं। ये बात तो हम ट्रेडिंग टू रूलिंग कैसे हुआ वो वास्को डी गामा का हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि मध्यकालीन ही आधुनिक भारत की शुरुआत करता है। ये आपको जो मेरा मेन मकसद था पढ़ाने का कि कभी काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर मध्यकालीन का कोई तो इम्पैक्ट ही नहीं है। नहीं बेटा, मध्यकालीन के कारण ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। सोचो अगर अरब ने ऐसा ना किया होता, तो यूरोप के लोगों को ऐसे रास्ते ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आज हम ये नहीं पढ़ रहे होते, यूरोपियन का आगमन भारत में। तो अगर उनको उस समय अरब ने ना छेड़ा होता और अरब की लड़ाइयाँ फिर हम लोगों को अपने देश में देखने को मिली। अब पुर्तगाल और अरब के बीच में भी एक जंग होगा, वो भी हमारी ही धरती के ऊपर होगा। तो हमने बहुत सारी जंगें जो हैं, वो दूसरे मुल्कों की अपने मुल्कों में लड़ी हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो आधुनिक भारत हो या फिर वो मध्यकालीन इतिहास, ये कहीं न कहीं आपस में काफ़ी सारा जुड़ाव। आई होप आज आपको कुछ नई चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। कल मैं वास्को डी गामा के बारे में आपको